वेलकम टू इन डार्क 33। आज मैं आपके लिए एक और डरावनी और रहस्यमयी घटना लेकर आया हूं। यह कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज की यह घटना मुझे ढाका में रहने वाले एक उबर ड्राइवर से मिली। उनका नाम असलम है। असलम भाई की यह अनुभवात्मक कहानी मुझे मेरे एक परिचित छोटे भाई के जरिए मिली। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैं खुद असलम भाई से संपर्क किया और पूरी घटना उन्हीं के मुंह से सुनी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, कृपया इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कुछ घटनाएं हमारे दिलो दिमाग में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। अब सुनिए असलम भाई की जुबानी। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम हूं, पेशे से एक उबर ड्राइवर। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वह करीब 6 साल पुरानी है। साल था 2019। तब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी ही की थी। बहुत कोशिशों के बाद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। घर में बैठा रहता था। बेरोजगारी की वजह से दोस्तों और परिवार वालों से ताने भी सुनने पड़ते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि यूं ही बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि कार खरीदकर उबर चलाऊंगा। मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर थे और हमारी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। बहुत समझाने के बाद उन्होंने मुझे सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए पैसे दिए, इस वादे पर कि मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। 1 महीने बाद मैंने अपनी मनपसंद कार खरीद ली और उबर में रजिस्टर कर लिया। नया काम होने की वजह से मैं बहुत जोश में था और रोज 12 घंटे गाड़ी चलाने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, पैसे भी अच्छे आ रहे थे और अब खुद को बेरोजगार महसूस नहीं करता था। लेकिन मेरे दोस्त अक्सर मुझे रात में गाड़ी चलाने से मना करते थे। मैं उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, क्योंकि मेरी शेड्यूल ही रात का था। हर दिन दोपहर 12 बजे उठता, शाम को निकलता और सुबह 4 बजे घर लौटता। खासकर शुक्रवार और शनिवार को मेरा रूटीन थोड़ा बदल जाता, क्योंकि इन दिनों ज्यादा सवारियां मिलती थी। लेकिन एक शनिवार की रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन ठीक रात 12 बजे मैं ऐप से साइन आउट करने ही वाला था कि अचानक एक राइड रिक्वेस्ट आई। गलती से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर पछताने लगा, लेकिन अगर कैंसिल करता तो मेरी रेटिंग खराब हो जाती। इसीलिए मैंने सोचा यह आखिरी राइड पूरी करके घर लौट जाऊंगा। मैं बताए गए लोकेशन पर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग आदमी घर से बाहर निकले और आगे की सीट पर बैठ गए। उनकी शक्ल देखकर अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरी सोच में डूबे हों। मैंने पूछा, आपके साथ और कोई है? उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ है। मैं इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद एक महिला और एक युवा लड़की बाहर आईं और पीछे की सीट पर बैठ गईं। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वे बैठीं, मेरी गाड़ी एकदम नीचे झुक गई, जैसे बहुत भारी बोझ आ गया हो। 3 आम इंसानों के बैठने से ऐसा क्यों हुआ? और सबसे ज्यादा अजीब बात, वे सब चुपचाप बैठे रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मेरे मन में खटका हुआ, क्या मैंने किसी मुसीबत को बुला लिया है? मैंने पीछे मिरर में देखा तो वहां सिर्फ वही लड़की बैठी थी। लेकिन वह महिला कहां गई? मेरे दिमाग में सवालों की आंधी चलने लगी। मैं कभी आगे बैठे अंकल को देख रहा था, कभी बगल में बैठी महिला को। उनकी शक्लों पर अजीब सा तनाव दिख रहा था। डरते डरते मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर गाड़ी लॉक की और इंजन स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, उसकी स्पीड बहुत धीमी हो गई, जैसे कोई उसे पकड़कर रोक रहा हो। पहले तो लगा शायद कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी गाड़ी बिल्कुल नई थी और मैंने इसे हाल ही में सर्विस करवाई थी। तभी आगे बैठे अंकल ने धीरे से मुझसे पूछा, बेटा, क्या तुम्हारी गाड़ी में कुरान की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है? मेरे घर वाले बहुत धार्मिक हैं। मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं और गाड़ी में जब अकेला होता हूं तो कुरान की तिलावत सुनता हूं, लेकिन यात्रियों के सामने कभी खुद से प्ले नहीं करता था।
लेकिन जब अंकल ने खुद कहा तो मैंने हल्की आवाज में कुरान की तिलावत चला दी। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, मेरी गाड़ी धीरे धीरे हल्की लगने लगी। जो भारीपन महसूस हो रहा था वह बिल्कुल कम हो गया। आखिरकार मैंने यात्रियों को उनके गंतव्य पर पहुंचा दिया। उतरते समय वह बुजुर्ग बोले, बेटा, अगर तुम फिर कभी इधर आओ तो हमें भी ले चलना। हम यहां सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकते हैं। मैंने कुछ देर सोचा। चूंकि उनका गंतव्य मेरे घर के रास्ते में ही था, इसलिए उन्हें वापस ले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। साथ ही लौटते समय पेट्रोल भी भरवा सकता था। मैंने कहा, ठीक है अंकल, मैं इंतजार करूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और तीनों मदरसे के अंदर चले गए। मैं बाहर इंतजार करने लगा। लगभग 15-20 मिनट बाद वे बाहर आए। बुजुर्ग व्यक्ति गाड़ी में बैठते ही बोले, बेटा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी अगर मैं तुम्हारी गाड़ी किराए पर लेना चाहूं? मैंने जवाब दिया, नहीं अंकल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, कल रात 8 बजे हमारे घर आ जाना। हमें रोज रात को मदरसे जाना होता है और फिर वापस आना होता है। तुम्हारा किराया मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने हामी भर दी। इसके बाद हर रात मैं उनके लिए गाड़ी चलाने लगा। अगली रात ठीक 8 बजे मैं उनके घर के सामने पहुंच गया। बुजुर्ग व्यक्ति, वही महिला और वह लड़की गाड़ी में आकर बैठ गए। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी गाड़ी अचानक भारी लगने लगी। इस बार बुजुर्ग व्यक्ति ने खुद ही कुरान की तिलावत बजा दी और पिछली रात की तरह ही धीरे धीरे गाड़ी सामान्य हो गई। मुझे जिज्ञासा तो हो रही थी, लेकिन मैंने अब तक कोई भूतिया बात नहीं सोची थी। मैंने सोचा, हो सकता है गाड़ी में कोई मैकेनिकल दिक्कत हो जिसे मैकेनिक से दिखवा लूंगा। खैर, मैंने उन्हें मदरसे छोड़ दिया और बाहर इंतजार करने लगा। लेकिन इस बार वे अंदर करीब आधे घंटे तक रहे। जब वे लौटे तो तीनों फिर से गाड़ी में बैठ गए। मैं हमेशा की तरह सीधे आगे देखते हुए गाड़ी चला रहा था। मेरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसलिए मैं कोशिश करता था कि किसी महिला की ओर जानबूझकर न देखूं। लेकिन अचानक मेरी नजर उस लड़की के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ था, लेकिन समझने से पहले ही मेरी नजर उसके चेहरे पर चली गई। वे आंखें इतनी चमकदार, इतनी डरावनी कि मेरा कलेजा कांप गया। ऐसा लगा जैसे वो मुझे सिर्फ अपनी नजरों से ही जला देना चाहती हो। मैंने झट से अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन बार बार रियर व्यू मिरर में देखे बिना रह नहीं पा रहा था। हर बार जब भी मैंने देखा, पाया कि वह लड़की मुझे ही घूर रही थी। उसकी नजरों में गुस्सा साफ झलक रहा था और उसकी निगाहों में एक अजीब सा आक्रोश था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा जिंदा रहना ही उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह सफर मेरे जीवन के सबसे डरावने अनुभवों में से एक था। मैं जल्दी से गाड़ी चलाकर उनके घर पहुंचा। बुजुर्ग व्यक्ति और महिला उतर गए, लेकिन लड़की अभी भी गाड़ी के अंदर ही बैठी थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा था, तब उसकी आंखों में जो आग थी वह अब भी वैसी ही थी। वह मानसिक रूप से परेशान लग रही थी, जैसे कुछ ही देर में उसे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वह गाड़ी में बैठी रही, इसलिए बुजुर्ग दंपत्ति ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह उतरने को तैयार नहीं थी। बुजुर्ग महिला घर के अंदर से एक नौकरानी को बुलाकर लाई। नौकरानी ने जबरदस्ती उसे गाड़ी से बाहर निकाला। लड़की नौकरानी के साथ अंदर जा रही थी, लेकिन जाते जाते भी उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे लगातार देख रही हो, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो। कैसा अजीब परिवार है, मैंने सोचा और घर लौट गया। अगली शाम करीब 6 बजे बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे फोन किया और कहा, बेटा, आज रात तुम्हें फिर से आना होगा। अगर संभव हो तो ठीक 8 बजे हमारे घर के नीचे आ जाना।
मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अब से इन लोगों के लिए गाड़ी नहीं चलाऊंगा, लेकिन उनके आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका। ठीक 8 बजे मैं उनके घर के सामने पहुंचा। इस बार मैं पहले से ही गाड़ी में कुरान की तिलावत बजा रहा था। कुछ देर बाद वही बुजुर्ग व्यक्ति, महिला और लड़की गाड़ी में आकर बैठ गए और मैं मदरसे की ओर निकल पड़ा। आज मैंने एक अजीब चीज देखी। मेरी गाड़ी बिल्कुल सामान्य थी। इस बार वह भारी नहीं हुई थी, जबकि मैंने कोई मरम्मत भी नहीं करवाई थी। मैं सामान्य रूप से गाड़ी चला रहा था और अब भी लड़की की ओर नहीं देखा था। लेकिन अचानक मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। लड़की खिड़की के बाहर देख रही थी। मैंने तुरंत अपनी निगाहें हटा लीं और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। कुछ समय बाद हम मदरसे के सामने पहुंचे। मैंने उन्हें उतारा और खुद थोड़ी देर गाड़ी में आराम करने के लिए पिछली सीट पर लेट गया। अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी नुकीली चीज की खरोंच महसूस हुई और मेरी नींद खुल गई। मैंने उठकर देखा, गाड़ी के अंदर एक काले रंग की बिल्ली बैठी थी। बिल्ली की आंखों की ओर नजर गई तो मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद खाली जगह थी। मैंने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। कुछ देर बाद अचानक वह गाड़ी के अंदर घूमते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। जैसे ही वह बाहर निकली, मुझे लगा कि वह अब भी मुझे ही घूर रही है। उसी समय मेरे फोन का अलार्म बज उठा। मैं झटके से उठा और समझ गया, यह असली अलार्म ही था। मैंने अलार्म बंद किया और बाहर झांका। तब मैंने देखा, वह बुजुर्ग व्यक्ति और उनके परिवार के बाकी 2 लोग बाहर खड़े थे। मैंने तुरंत दरवाजा खोला, गाड़ी में बैठा और वापस जाने के लिए इंजन स्टार्ट कर दिया। ड्राइविंग के दौरान इस बार मेरी नजर लड़की पर पड़ी। देखा, वह पीछे की सीट पर सिर टिकाकर सो गई थी। यह देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर पिछली रात की तरह आज भी उसका अजीब बर्ताव शुरू हो जाता तो शायद मैं गाड़ी नहीं चला पाता। सब कुछ शांति से खत्म हो गया। मैंने उन्हें उनके घर पर छोड़ दिया और फिर से किसी नए यात्री के इंतजार में बैठ गया। जाने से पहले बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे अगली रात फिर से आने का अनुरोध किया। अगली रात मैं हमेशा की तरह सही समय पर उनके घर पहुंच गया और सब कुछ पिछली रात की तरह ही हुआ। इस बार मुझे महसूस हुआ कि क्यों ना एक बार मदरसे के अंदर जाकर देखा जाए, आखिर वहां क्या चल रहा है। यही सोचकर मैंने हिम्मत जुटाई और मदरसे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर कुछ छात्र और खादिम इधर उधर घूम रहे थे। मैंने उनसे उस बुजुर्ग व्यक्ति और उनके परिवार के बारे में पूछा। मेरा सवाल सुनते ही वे कुछ कहे बिना बस एक तरफ के कमरे की ओर इशारा करने लगे। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही जो दृश्य मैंने देखा, उससे मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। लड़की को 3 मजबूत आदमी जमीन पर दबोचे हुए थे और एक आलिम उसे मोटे रबर के पाइप से जोर जोर से मार रहे थे। हर एक वार पर लड़की की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसके होंठों पर। तीव्र दर्द के बावजूद उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अचानक ही वह पुरुष की भारी आवाज में जोर से हंसने लगी और आलिम साहब को गालियां देने लगी। ऐसी गालियां जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। इसके बाद जो हुआ वह और भी भयावह था। लड़की ने अचानक अपनी असीम शक्ति से उन तीनों पुरुषों को जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया और आलिम साहब पर झपट कर उनकी गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। मैं इतना डर गया कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि वहां खड़े रहना भी असंभव था। उन तीनों लोगों ने मुझसे मदद की गुहार लगाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी अजनबी लड़की को छूऊंगा, लेकिन उस वक्त सब कुछ भूलकर मैंने उनकी मदद की। काफी मुश्किलों के बाद हमने लड़की को आलिम साहब से अलग किया और मिलकर जमीन पर दबोच लिया।
लेकिन उसकी ताकत असामान्य थी। क्या हम सच में उसे संभाल पाएंगे, या फिर कोई और बड़ी मुसीबत आने वाली थी? लड़की इतनी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि हमें उसे काबू में रखना मुश्किल हो रहा था। अपनी आंखों के सामने ऐसी घटना देखकर मेरा सिर घूमने लगा था। जो लोग पहले से इस कमरे में थे, शायद वे ऐसी घटनाएं रोज देखते थे, लेकिन मेरे लिए यह पहली बार था। मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। आलिम साहब उठे, अपनी पानी की बोतल से उसके शरीर पर पानी छिड़कने लगे और उसी रबर के पाइप से उसकी कमर पर वार करने लगे। कुछ मिनटों के बाद लड़की धीरे धीरे होश में आने लगी और सामान्य होने लगी। आलिम साहब ने कहा, तुम जानते हो, आज इलाज का आखिरी दिन है, इसलिए कल रात 10 बजे फिर आना होगा। आलिम साहब की बात सुनकर मैं वहां से बाहर निकल आया। मेरे पीछे पीछे वह बुजुर्ग दंपत्ति और लड़की भी गाड़ी में आकर बैठ गए। मैं उन तीनों के साथ गाड़ी में था, लेकिन मेरा पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। मैं ड्राइविंग करने की मानसिक स्थिति में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बस यहां से भाग जाऊं। इसके अलावा मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उन बुजुर्ग लोगों से कुछ पूछ सकूं। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए बुजुर्ग व्यक्ति खुद ही बोलने लगे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी एक बार कॉलेज के ट्रिप पर गई थी। वहां वह अपनी दोस्तों के साथ बाकी 5 लड़कियों की तरह ट्रिप का मजा ले रही थी। लेकिन शाम के बाद जब सब अपने कमरे में वापस आ गए तो मेरी बेटी वापस नहीं आई। रात के वक्त होटल से थोड़ी दूर एक अजीब से पेड़ की डाल से लटकती हुई उसे पाया गया और तब से उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जब वह अंकल मुझे अपनी बेटी की हालत के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक लड़की की आवाज बदलने लगी। उसकी आवाज पूरी तरह से पुरुषों जैसी हो गई थी। अंकल ने तुरंत कुरान की सूरह चला दी और उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया और धीरे धीरे लड़की गहरी नींद में चली गई। खुद को संभालते हुए मैंने जल्दी से उन्हें उनके घर छोड़ा और फिर अपने घर लौट आया। उस रात मेरे लिए भयानक थी। मैंने सपने में ऐसी डरावनी चीजें देखीं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सपने में मैंने उस लड़की के साथ और भी कई चेहरे देखे, लेकिन वे इंसान थे या कुछ और, यह समझ नहीं आया। उनके चेहरे भयानक और विकृत थे। कई बार रात में डर के मारे मैं उठ बैठा, लेकिन कुछ भी करके खुद को सामान्य नहीं कर पा रहा था। उस दिन मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, क्योंकि मदरसे के आलिम साहब ने कहा था कि आज लड़की के इलाज का आखिरी दिन है। सच कहूं तो मैं आज वहां नहीं जाना चाहता था। मैंने दोपहर तक अपना फोन बंद रखा, लेकिन जब शाम को उसे ऑन किया तो अंकल का मैसेज आया। उन्होंने निराशा भरी आवाज में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की हालत के बारे में कोई और जाने, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। इसीलिए रात 10 बजे से पहले ही उनके घर पहुंच गया। हम तीनों ने कुछ वक्त साथ बिताया और फिर मदरसे की ओर रवाना हो गए। गाड़ी चल रही थी और हम आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि अचानक कुछ अजीब घटित हुआ। पीछे की सीट से एक गहरी डरावनी पुरुष आवाज सुनाई दी, ऐ जानवरों के झुंड, तुम लोग मुझे कहां ले जा रहे हो? उस भयानक आवाज ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अंकल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और तेज आवाज में कुरान की आयतें पढ़ने लगे। मेरा हाल और भी बुरा हो गया, क्योंकि यह मेरे जीवन का पहला ऐसा अनुभव था। डर की वजह से मेरा पूरा शरीर सुन्न होने लगा था। कुछ ही पलों में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग कोई और नियंत्रित कर रहा हो। फिर लड़की मेरी तरफ देखकर धीरे से फुसफुसाई, तू इनकी मदद कर रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझसे बदला लूंगी। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन वह बार बार मुझे डांट रही थी। उसकी ठंडी मगर क्रूर आवाज सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने घबराकर अंकल से पूछा, अंकल, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? मेरा इससे क्या लेना देना? अंकल ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे पता है यह सब सुनकर अजीब लगेगा,
लेकिन यकीन करो, हमारी दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह एक शैतानी जिन्न है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम घबराओ मत बेटा। अंकल की बात सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। आखिरकार मैं उन्हें मदरसे के सामने छोड़ने में सफल रहा। वे गाड़ी से उतरे और जल्दी से अंदर चले गए। मैं बाहर खड़ा था, लेकिन अंदर क्या हो रहा होगा यह सोचकर मेरा दिल बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मैंने तय किया कि अंदर जाकर कम से कम दरवाजे के बाहर बैठूंगा ताकि कुछ सुन सकूं। मैं धीरे धीरे मदरसे में दाखिल हुआ और उस कमरे की ओर बढ़ा। मदरसे के अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। जब मैंने दरवाजा खोला तो वही डरावना दृश्य मेरे सामने था। 3 मर्द उस लड़की को मजबूती से पकड़े हुए थे। लड़की जोर जोर से एक आदमी की आवाज में हंस रही थी और आलिम साहब को गंदी गालियां दे रही थी। आलिम साहब धीरे धीरे उसके करीब गए, उसका हाथ पकड़ा और बोले, रुक जा शैतान। लड़की घूरते हुए जोर से चिल्लाई, अगर तूने मेरी असली ताकत देख ली तो भाग खड़ा होगा। उसकी आवाज की गूंज और उसकी आंखों की भयावह चमक ने हमारी आत्मा तक को हिला दिया। इसके बाद वह अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी विकृत हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। अचानक पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। हमने झट से अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आलिम साहब ने एक मोमबत्ती जला दी। उस हल्की रोशनी में माहौल और भी डरावना लगने लगा। आलिम साहब लगातार आयतें पढ़ते जा रहे थे और लड़की लगातार अपशब्द बक रही थी। अचानक उसने खिड़की की ओर कुछ फेंका। आलिम साहब ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके चेहरे पर अजीब सा खिंचाव आ गया, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उन पर हमला किया हो। लड़की जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी, जैसे उसकी आत्मा जल रही हो। वह अपने दोनों हाथों से सिर पकड़कर चिल्ला रही थी और फिर अचानक बेहोश हो गई। आलिम साहब ने लड़की के पिता की ओर देखा और कहा, भाईजान, शैतान तो यहां से चला गया नहीं, लेकिन आपको 1 हफ्ते तक रोज यहां आना होगा। मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। आलिम साहब की बात सुनकर हम लड़की को जल्दी से गाड़ी में बैठाकर घर की ओर निकल पड़े। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। गाड़ी में बैठते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। अचानक पीछे की सीट से वही डरावनी पुरुष आवाज आई, हा। तुम लोगों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पूरे शरीर में पसीना छूटने लगा। मैंने कांपते हुए धीरे से पीछे मुड़कर देखा और मेरे होश उड़ गए। मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर वही काली बिल्ली बैठी थी जिसे मैंने कुछ दिन पहले मदरसे में देखा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और वह बिना पलक झपकाए मुझे घूरे जा रही थी। मेरा खून जम गया। यह कैसे संभव है? मेरे दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे चारों ओर मेरा परिवार खड़ा था और उनके साथ वह बुजुर्ग अंकल भी मौजूद थे। खुद को अस्पताल में देखकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरे अब्बू अम्मी घबराई आवाज में बोले, बेटा, तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी एक पिलर से टकरा गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। मेरा सिर जोर जोर से दर्द कर रहा था। मुझे आखिर याद सिर्फ उस काली बिल्ली की थी जो मेरी गाड़ी के पीछे बैठी थी, और फिर वह भयानक आवाज। मैंने बुजुर्ग अंकल की ओर देखा और पूछा, आप यहां कैसे आए? मेरे परिवार ने बताया, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद जब राहगीरों ने तुम्हारा मोबाइल चेक किया तो आखिरी डायल किया हुआ नंबर इस अंकल का था। उन्होंने फौरन अंकल को कॉल किया और अंकल तुरंत वहां पहुंचे और तुम्हें अस्पताल ले आए। मैं यह सब सुनकर थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे मन में ढेरों सवाल उमड़ रहे थे। जब परिवार के सभी लोग चले गए तो मेरा छोटा भाई कुछ देर के लिए बाहर गया। अब मैं कमरे में अकेला था, बस सोच रहा था, इस पूरे हादसे का असली रहस्य क्या है? ठीक तभी एक जोरदार आवाज हुई। दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। मैंने ध्यान से देखा।
दरवाजे के पास एक साया खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें वे जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं। मेरा गला सूख गया। मैं एकटक उसकी ओर देखता रहा। वह भी मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। तभी मुझे समझ में आ गया, यह वही लड़का था जो उस लड़की के साथ था, और वह बदला लेने आया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अब क्या होगा। फिर अचानक ही मेरा जबान खुल गया। मैंने आंखें बंद कीं और बेबसी में रोने लगा। मेरी चीखें गूंजने लगीं, और तभी मुझे अपने भाई की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे मेरी सुनने की शक्ति लौटने लगी। भाई मेरे सामने खड़ा था, घबराया हुआ। मैंने इधर उधर देखा। वो सब कुछ जो कुछ सेकंड पहले मैंने देखा था, अब वहां नहीं था। मैंने हड़बड़ाकर अपने भाई से पूछा, तुम कहां चले गए थे? वह चौंक कर बोला, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो हमेशा से यहीं था, तुम्हारे पास। मैंने फिर पूछा, तो क्या तुमने कमरे की लाइट बंद की थी? और क्या तुमने किसी को आते देखा था? किसी को जिसकी आंखें लाल थीं? भाई हैरानी से मेरी ओर देखने लगा। भाई, लाइट तो कब से जल रही है, मैं तो तुम्हारे बगल में ही था, पूरी तरह जाग रहा था। वह मुझे समझाने लगा, भाई, लगता है तुमने कोई अजीब सपना देखा है। कुछ देर पहले तुम अचानक नींद से उठे और दरवाजे की तरफ देखने लगे। तुम्हारा चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे तुम कुछ देख रहे हो, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। भाई की बात सुनकर अचानक मुझे फिल्म इंसेप्शन याद आ गई। उस रात मैं जल्दी सो गया, लेकिन रात के करीब 11 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा, मेरा भाई कमरे में इधर उधर देख रहा था। वह कभी पर्दे के नीचे झांक रहा था, तो कभी बिस्तर के नीचे देख रहा था। मैंने पूछा, भाई, तुम क्या ढूंढ रहे हो? वह धीरे से बोला, कोई बिल्ली अंदर आ गई है। बहुत बार निकालने की कोशिश की, लेकिन मिल ही नहीं रही। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। फिर धीरे से पूछा, भाई, क्या उसकी आंखें एकदम सफेद थीं? भाई अचानक ठिठक गया। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। हाँ भाई, लेकिन तुम तो सो रहे थे, तुम्हें कैसे पता चला? मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, यह सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मैंने धीरे से कहा, भाई, अब वे तुम्हारे पीछे भी आ चुके हैं, अब तुम्हें भी सतर्क रहना होगा। भाई मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाया। उसे लगा शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाका है या दवाइयों का असर, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसके बाद मैंने कई अजीब सपने देखने शुरू कर दिए। मुझे लगने लगा कि अब इस मामले में अंकल से बात करनी चाहिए। मैंने तुरंत अंकल को फोन किया। फोन उठाते ही उनकी आवाज कांप रही थी। वे रोते हुए बोले, बेटा, अब वे आ चुके हैं, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर पूछा, अब आप किससे इलाज करवा रहे हैं? अंकल ने कहा, शाम को वही मदरसे वाले आलिम साहब हमारे घर आ रहे हैं, अगर चाहो तो तुम भी अपने भाई को लेकर आ सकते हो। मैं सच जानना चाहता था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने भाई को लेकर वहां जरूर जाऊंगा। शाम को हम अंकल के घर पहुंचे। घर के अंदर घुसते ही मैंने आलिम साहब को देखा, लेकिन वहां एक ऐसी चीज देखी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह आलिम साहब उस लड़की को मोटे रबर के पाइप से इतनी जोर से मार रहे थे कि अगर उसकी जगह कोई आदमी होता तो शायद मर जाता, लेकिन लड़की पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी मैंने एक और अजीब चीज महसूस की। जैसे ही मैं उस कमरे में घुसा, मेरे अंदर अचानक भयानक गुस्सा जाग उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उस आलिम साहब का गला पकड़कर फाड़ देना चाहिए। और फिर इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अंकल के घर के एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। मेरा भाई मेरे पास बैठा था, घबराया हुआ। मैंने पूछा, मैं यहां क्यों हूं? मैं तो उस कमरे में था। अंकल चुप थे।
लेकिन मेरा भाई बोलने लगा, भाई, जब तुम कमरे में गए तो आलिम साहब उस लड़की को पाइप से मार रहे थे, लेकिन अचानक तुम दौड़ कर गए और आलिम साहब से पाइप छीन लिया। फिर तुमने उल्टा आलिम साहब को मारना शुरू कर दिया। मैं कांप गया। भाई ने आगे कहा, तुम्हारी आंखें बंद थीं, लेकिन तुम बार बार मार रहे थे। फिर आलिम साहब के लोग डर कर भाग गए। जाते जाते उन्होंने कहा, यह मामला हमारे बस से बाहर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा किया। अंकल बहुत निराश हो चुके थे। वे खुद को इस सब के लिए दोष दे रहे थे। तभी उनकी बेटी अचानक कमरे में आ गई। वह पागलों की तरह हंस रही थी। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, देखा, हमने कहा था ना, उसे बचाने की कोशिश मत करना। और फिर अंकल दौड़कर आए। उन्होंने अपनी बेटी के गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। फिर उसके बाल पकड़कर चीखने लगे, तू जो भी है, जो कुछ भी तुझे चाहिए, वो इस लड़के के पास है। इसे परेशान मत कर। यह तो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है। यह तो बस हमें मदरसे तक छोड़कर आया था। अंकल का गुस्सा देखकर हम सब दंग रह गए, लेकिन वो शैतान भी डर गया था। उसने अंकल की ओर डरी हुई आंखों से देखा, जैसे वह कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मैंने अपने भाई की ओर देखा और धीरे से कहा, जल्दी से यहां से निकलो। फिर हम जल्दी से अब्बू की गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। इसके बाद जो हुआ, उसके लिए मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। न कोई डरावना सपना, न वह बिल्ली दोबारा मेरी नजरों के सामने आई। लेकिन एक बात आज भी मुझे बहुत तकलीफ देती है, मेरी खुदगर्जी। क्योंकि उसके बाद मैंने अंकल का नंबर डिलीट कर दिया और उनसे हर तरह का रिश्ता तोड़ लिया। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने उनसे संपर्क रखा तो फिर किसी मुसीबत में पड़ सकता हूं, और अगर मेरी वजह से मेरे भाई या मेरे परिवार को कुछ हो जाता। इसी डर की वजह से मैंने खुदगर्जी का सहारा लिया। फिर भी मैं उनके बारे में जानना चाहता था। कोविड के बाद जब मैं उनके घर के पते पर गया तो पता चला कि वे लोग कोविड से पहले ही अपना मकान बेचकर कहीं और चले गए थे। भाई, हो सकता है कि आपके शो के जरिए वह अंकल आज ये कहानी सुन रहे हों। मैंने उनके लिए जो भी किया वह तकदीर का एक हिस्सा था, लेकिन जब बात मेरे परिवार की आई तो मुझे पीछे हटना पड़ा। फिर भी उनका परिवार आज भी मेरी दुआओं में शामिल है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, उस लड़की के लिए दुआ करें। जानते हैं सबसे दर्दनाक बात क्या है? वह लड़की उनके परिवार की इकलौती संतान थी, यानी उनके पास और कोई औलाद नहीं थी। मैं एक खास वजह से यह घटना आप सबसे शेयर कर रहा हूं। मैं आपसे बस एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप सब हमारे परिवार के लिए दुआ करें, भूलिएगा नहीं। अस्सलामु अलैकुम। इसके साथ ही साबित आलम ने अपनी कहानी खत्म की। यह थी आज की आपके लिए जुटाई गई घटना। अगर आपको यह जरा भी अच्छी लगी हो तो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद साबित आलम, इस दिलचस्प घटना को साझा करने के लिए। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली कहानी की तरफ। एक बार फिर रात के अंधेरे में खौफ की दुनिया में लौट रहे हैं उसी पुराने अंदाज में। उम्मीद करते हैं आप शुरुआत से अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम भाई, मैं सारिया ढाका डिवीजन के नरसिंगदी जिले की आखिरी सीमा से बोल रही हूं। आखिरी सीमा कहने का कारण यह है कि हमारा गांव नरसिंगदी जिले का अंतिम गांव है। इसके बाद नारायणगंज जिला शुरू होता है। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूं। यह घटना हमारे परिवार के साथ घटी थी और आज भी ये हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। पहली घटना मेरी अम्मी के साथ घटी। हमारे घर से थोड़ी दूरी पर हमारी रसोई बनी हुई थी। घर और रसोई के बीच में एक संतरे का पौधा था। इसे पूरी तरह
पेड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे पौधा भी नहीं कहा जा सकता था। यह लगभग 5-6 फीट लंबा था और 3-4 सालों से वहीं था। पिछले 2 सालों से उसमें संतरे भी आ रहे थे। एक दिन रात के करीब 9-10 बजे अम्मी खाना बनाने के लिए घर से निकली। उस वक्त बिजली चली गई थी, इसीलिए उन्होंने मोबाइल की लाइट जलाकर रसोई की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही मोबाइल की रोशनी उस पेड़ पर पड़ी, उन्होंने जो देखा वह एहसास अविश्वसनीय था। पेड़ पूरा उल्टा होकर मिट्टी में समा गया, फिर एक पल में अपनी जगह वापस आ गया। अम्मी को पहले तो लगा कि शायद यह उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आंखों का धोखा हो सकती थी। एक 5-6 फीट लंबा पेड़ पूरी तरह से जमीन में समा जाए और फिर अपनी जगह वापस आ जाए, यह कोई सामान्य बात नहीं थी। अम्मी दौड़कर हमारे पास आईं और कहा, मैंने ऐसा कुछ देखा है जिसे बयान करना मुश्किल है। पेड़ एक पल में मिट्टी के अंदर चला गया, फिर वापस खड़ा हो गया। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद वही संतरे का पौधा अचानक पूरी तरह सूख गया और मर गया। यह बहुत अजीब था, क्योंकि पेड़ अब भी ज्यादा पुराना नहीं हुआ था। मैंने खुद उसे अपने हाथों से 3 साल पहले लगाया था। अब दूसरी घटना जो मेरे साथ हुई। उस दिन मगरिब की अजान से करीब 10-12 मिनट पहले मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाम के समय मोबाइल पर एक ड्रामा देख रही थी। मेरे कमरे के पास वाला कमरा, जहां दरवाजा मेरे बेड के ठीक सामने था, अंधेरे में था। अचानक मैंने देखा दरवाजा धीरे धीरे थोड़ा सा खुल गया। मेरे कमरे की लाइट बंद थी और सामने वाले कमरे में भी अंधेरा था। मैंने सोचा कि शायद अम्मी ने दरवाजा खोला है मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि वह हमेशा कहती हैं, अभी तक सोई हुई है, जल्दी उठ, नमाज पढ़ने जा। मैंने उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने दोबारा मोबाइल की तरफ ध्यान दिया। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे बंद हो गया। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अगर अम्मी ने दरवाजा खोला होता तो जरूर कुछ कहती, लेकिन मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। तो फिर दरवाजा अपने आप कैसे खुला और बंद हो गया, मुझे अजीब महसूस हुआ। अगर अम्मी ने दरवाजा खोला होता तो जरूर कुछ बोलती। मैं बिस्तर से नीचे उतरी। न जाने क्यों मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर अजीब सा डर था। मुझे लग रहा था कि मैं यहां लेटी हुई मोबाइल देख रही थी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैंने लाइट जलाकर उधर देखा। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी पूरी तरह से बंद थीं। हवा से दरवाजा खुलने का कोई सवाल ही नहीं था। यह देखकर मैं सच में डर गई। मैं जल्दी से अम्मी के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। तब अम्मी ने कहा, देख, तू लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करते थे। मैंने कहा था कि घर में कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब तूने खुद देख लिया। शुरू में हमने इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जब अम्मी ने कहा था कि पेड़ मिट्टी में समा गया था, तब भी हमने यही सोचा था कि शायद कोई और वजह रही होगी जिससे वह सूख गया। लेकिन जब मैंने खुद दरवाजे को खुलते और बंद होते देखा, तब जाकर इस बात को हल्के में लेना मुश्किल हो गया। दरवाजा पूरी तरह खुला, 5-6 सेकंड तक रुका रहा, फिर धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। इसके बाद एक रात मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा। तीसरी घटना हाल ही की है, इसी महीने की 10 से 12 तारीख के बीच की। शाम के समय मैंने अपना मोबाइल चार्ज पर लगाया और एक दोस्त के साथ गांव बोर्ड गेम खेलने चला गया। खेलते खेलते रात के 8 बज गए। हमारे गांव में रात 8 बजे तक बाहर रहना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अब गांव भी शहरों की तरह विकसित हो गए हैं। लेकिन हाल ही में भले ही रात के आसमान में बड़ा चांद होता, मगर शाम होते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता। उस दिन मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मैं घर की ओर लौट रहा था। जब बड़े आंगन के पास पहुंचा, तभी अचानक पीछे से एक कुत्ता जोर से भौंका। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे छुपा हुआ है। मैंने सोचा कि शायद कुत्ता मुझ पर हमला कर सकता है, इसलिए तेजी से चलने लगा। मगर तभी अचानक किसी चीज ने मेरे माथे पर जोर से प्रहार किया।
मैं कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। चारों ओर अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं दौड़ते हुए घर पहुंचा और मां को अपना माथा दिखाया। मां ने देखते ही चौंक कर कहा, यह तो पूरी तरह लाल हो गया है। मैंने शीशे में देखा तो पाया कि चोट की जगह सूज गई थी। यह घटना मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। आखिर वो क्या चीज थी जिसने मुझे इतनी जोर से मारा? अगर कोई इंसान होता तो मुझे उसकी आवाज सुनाई देती, मगर मैंने कुछ भी नहीं सुना। आज भी मेरा माथा हल्का सा सूजा हुआ है। ये हमारे परिवार के साथ हुई कुछ डरावनी घटनाओं में से एक थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हम बिना समय गंवाए अगली घटना की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम भाई, मैं रिफात मलेशिया से बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, क्योंकि आप हमेशा अच्छे रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। 2010 से 2019 तक ऐसा कोई हॉरर एपिसोड नहीं बचा जिसे मैंने ना सुना हो। मैं भूतों का बहुत बड़ा फैन हूं। जब तक कोई डरावनी कहानी ना सुन लूं तब तक मेरी नींद नहीं आती थी। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में बुजुर्गों से डरावनी कहानियां सुना करता था। यह मेरी भेजी हुई पहली हॉरर कहानी है। से पहले कभी अपनी कहानी नहीं भेजी, क्योंकि पढ़ाई और काम में इतना व्यस्त था कि समय ही नहीं मिला। मगर इस बार अपनी खुद की डरावनी घटना शेयर करने के लिए आया हूं। मैं फिलहाल मलेशिया में एक अमेरिकी इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहा हूं। इतना तो सब 5 साल पहले मैंने इस नौकरी को ज्वाइन किया था। कंपनी ने पहले मुझे सिंगापुर भेजा और फिर मलेशिया। यह घटना यहां के एक पुराने स्टाफ बाबू भाई के साथ घटी थी। कुछ ही दिनों बाद मलेशिया में चीनी नववर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला था। इससे पहले सभी कंपनियां अपने स्टॉक, लाभ हानि का हिसाब किताब पूरा कर लेती हैं। हमें भी अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी, इसीलिए हमने कंपनी के सभी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। फाइल स्टडी के दौरान सभी नए फाइलों की जांच पूरी हो गई, मगर चूंकि मैं नया था इसीलिए मैं कुछ अतिरिक्त काम करना चाहता था। इसीलिए मैंने कुछ पुरानी फाइलें निकाली जिन पर पिछले 4 सालों में किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। इसके बाद पता चला कि हमारे ऑफिस के पीछे एक स्टोर रूम है जो बहुत पुराना था। उस स्टोर में ढेर सारे सामान पड़े थे जिन्हें 4 साल से किसी ने छुआ तक नहीं था। मैं और बाबू भाई ने सोचा क्यों ना इनका भी हिसाब निकाल लें, लेकिन वे चीजें इतनी अव्यवस्थित थीं कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले सामने रखे नए सामानों को हटाकर रास्ता बनाना पड़ता। आखिरकार हम फोर्कलिफ्ट, क्रेन जैसी मशीन का इस्तेमाल करके भारी सामान हटाने लगे ताकि अंदर जाने का रास्ता बन सके। बाबू भाई मशीन चला रहे थे और मैं उन्हें निर्देश दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब हम लगभग रास्ता साफ कर चुके थे तो मैंने देखा कि वहां कुछ बड़े बड़े ड्रम रखे थे। वे देखने में तो नए लग रहे थे, मगर धूल से ढके हुए थे। वो बहुत गंदे लग रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें साफ कर दूं। मैंने हाथ से धूल पोंछनी शुरू की। धूल इतनी हल्की थी कि हल्की सी फूंक मारने पर उड़ जाती थी। मैं धीरे धीरे बैठकर उसे और अच्छे से साफ करने लगा, मगर अचानक मेरी सुध बुध खो गई। मैं लगातार 5 मिनट तक वही काम करता रहा, मगर मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कर क्या रहा हूं। तभी अचानक बाबू भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी चेतना वापस आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा, रिफात, तुमने कुछ देखा क्या? मैं चौंक गया। नहीं भाई, यहां तो बस धूल थी, मैं उसे साफ कर रहा था। तब उन्होंने जो कहा उसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुमने कुछ और देखा, क्योंकि तुम बार बार एक ही काम किए जा रहे थे जो तुम्हारी आदत नहीं है।
मुझे लगा कि तुम शायद कुछ देख रहे हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब बाबू भाई ने जो बताया वह और भी खौफनाक था। उन्होंने कहा, जब तुम मुझे दिखाकर चले गए तब मैं फोर्कलिफ्ट चला रहा था। गाड़ी का पिछला पहिया आधा फैक्ट्री के अंदर था और आधा बाहर। तभी मैंने देखा कि तुम्हारे सामने से एक आदमी गुजरा। वो आदमी मेरे फोर्कलिफ्ट के पीछे खड़ा हो गया और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी रोक दी। वो आदमी कोट पैंट पहने हुए था, हाथ में एक फाइल थी, लेकिन उसका चेहरा या कपड़ों का रंग साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और फिर फैक्ट्री के गेट से बाहर निकल गया। वो गेट से बाहर चला गया और मैं बस उसे देखता रह गया। मैं हैरान था। सोचा, अगर कोई मेरे सामने से गुजरा होता तो मुझे दिखता। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतने समय से क्या कर रहा था, जैसे मैं अपने होश में ही नहीं था। तभी मैंने ध्यान दिया। अब लगभग 11:30 बज रहे थे। चारों तरफ तेज धूप थी और गर्मी भी कम नहीं थी। इतनी दोपहर में ऐसा कुछ होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाबू भाई बोले, इस जगह पर सालों से कोई नहीं आया, शायद कुछ था जो आज बाहर आ गया। मैंने पूछा, भाई क्या आपको लगता है कि ये तुलोरा जातक था? मैंने पहले भी भूतों के बारे में कुछ सुना है। उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा ही समझ सकते हो। मेरे साथ पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। मैंने उत्सुकता से पूछा, भाई कैसी घटनाएं? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, आज से करीब 8 साल पहले की बात है। तब मैं इस कंपनी में काम नहीं करता था। मैं मलेशिया में एक डिनर सेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। हम 5 लोग थे जो ऑटोमेटिक मशीन चलाते थे। वहां ग्लास सेट, प्लेट सेट जैसे सामान बनाए जाते थे। मलेशिया की फैक्ट्रियां अक्सर पहाड़ों को काटकर बनाई जाती थीं और उनके चारों तरफ घने जंगल होते थे। हम वहीं काम करते, सामान सेट करते और फैक्ट्री के अंदर ही रहते। खाना भी वहीं बनता था और सोने की जगह भी वहीं थी। एक रात काम के बाद मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उस दिन मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी। विदेशों में रहने वाले लोग समझ सकते हैं कि जब लोग ग्रुप में रहते हैं तो सबके काम बांटे होते हैं। कोई बाजार जाता है, कोई खाना बनाता है, कोई सफाई करता है और कोई आराम करता है। उस दिन मेरा आराम करने का दिन था, तो मैं नहा धोकर सोने चला गया। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। आमतौर पर जो लोग विदेशों में रहते हैं वे रात में ऊंची आवाज में बात नहीं करते। अगर किसी को घर पर फोन करना होता तो वे बाहर चले जाते ताकि दूसरों की नींद खराब ना हो। मैं भी उसी नियम का पालन करते हुए फैक्ट्री के बाहर निकलकर फोन पर बात करने लगा। फैक्ट्री के अंदर एक बड़ा गेट था। उसके अंदर मुख्य फैक्ट्री थी, जहां एक और गेट था। मैं बाहर वाले गेट से थोड़ा दूर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। रात के 12:30 बज चुके थे। तभी मैंने फैक्ट्री के अंदर से मशीन चलने की आवाज सुनी। मैं चौंक गया। इतनी रात को मशीन कौन चला रहा है? आज तो कोई ओवरटाइम भी नहीं कर रहा था, फिर मशीन कौन चला रहा था? मैंने जल्दी से फोन रखा और फैक्ट्री के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही देखा, सामने की लाइट जल रही थी, लेकिन पीछे का हिस्सा अंधेरा था और उस अंधेरे में एक मशीन चल रही थी। मुझे किसी इंसान की कोई आहट नहीं मिली, बस मशीन अपने आप चल रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो डिनर सेट प्रिंटिंग मशीन थी। मुझे लगा शायद किसी ने भूल से मशीन चालू छोड़ दी होगी, या शायद कोई चूहा गलती से स्विच पर चढ़ गया होगा। मैंने मशीन बंद करने के लिए कंट्रोल बोर्ड की तरफ देखा और मेरा खून जम गया। कंट्रोल बोर्ड के सारे स्विच बंद थे। मशीन की पावर लाइन तक कटी हुई थी, लेकिन फिर भी मशीन चल रही थी। मेरा शरीर कांपने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत रखी। मैंने जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर जलाया। जैसे ही सिगरेट जलाई, मशीन अचानक बंद हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा
सिगरेट पीता रहा और सोचता रहा, ये क्या हो रहा है। तभी मैंने सुना, पीछे से किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गुस्से में सांस ले रहा हो। मैंने धीरे से सिर घुमाया। फैक्ट्री के सबसे अंधेरे कोने में दो लोग खड़े थे। वो सीधे मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें तेज लाल चमक रही थीं। उनके चेहरे पर गहरी नाराजगी थी। मैं समझ गया, ये इंसान नहीं है। मैंने घबराकर एक और सिगरेट जलाई। सोचा, शायद आग की वजह से वो पास नहीं आएंगे। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, फिर तेजी से भागते हुए अपने रूम में पहुंचा। मैंने बड़े भाई को जगाया और कहा, भाई मैंने फैक्ट्री के अंदर दो लोगों को देखा। कोई गेट खोलकर अंदर घुसा है। बड़े भाई आंखें मलते हुए बोले, तू पागल है? गेट की चाबी तो मेरे पास है, कोई अंदर घुसेगा कैसे? लेकिन मेरी हालत देखकर बड़े भाई भी घबरा गए। वो मेरे साथ फैक्ट्री में गए और सारी लाइट्स जला दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे भयंकर बुखार हो गया। 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के 3 बजे हमारे ग्रुप का एक और साथी टॉयलेट जाने के लिए उठा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने क्या होने वाला है। जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर आया, उसने देखा फैक्ट्री के कोने में वही मशीन फिर से चल रही थी और उसके ऊपर 2 साए बैठे हुए थे। उनकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, अब तुम्हारी सजा तय है। उसने जोर से चीख मारी। सब लोग भागकर आए, रूम की लाइट जलाई, लेकिन वो फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसे जल्दी से उठाकर ले जाया गया। इसके बाद उसे भी तेज बुखार आ गया। 3 दिन तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। अब सबके मन में शक पैदा हुआ, इस जगह में जरूर कुछ है। उन्होंने तय किया कि अब कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने आसपास पता लगाना शुरू किया। उन दिनों मलेशिया में किसी बांग्लादेशी से संपर्क करना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने खोजबीन की। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो धर्म कर्म करता हो या जिन्न भूत के मामलों को जानता हो? काफी तलाश के बाद पता चला कि बहुत दूर एक व्यक्ति रहते हैं जो बांग्लादेश में रहते हुए इन मामलों में निपुण थे, लेकिन बाद में यह सब छोड़कर मलेशिया चले आए। दोस्तों ने उनसे बहुत अनुरोध किया और आखिरकार रविवार को वह व्यक्ति फैक्ट्री में आ गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर कुछ देर चुप रहे और बोले, इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। सभी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें अभी तक बताया ही नहीं गया था कि कौन सी मशीन में समस्या है। वो धीरे धीरे मशीन के पास गए और बोले, यहां 2 अदृश्य आत्माएं हैं। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया, ये दोनों म्यांमार से आए 2 मजदूर थे। फैक्ट्री के अंदर ही बिजली के झटके से इनकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने के बाद कुछ बुरी ताकतों ने इनकी शक्ल धारण कर ली और यहां लोगों को डराने लगे। पहले शायद तुम लोगों को एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हारी बारी आ गई। इसके बाद उन्होंने सलाह दी कि क्योंकि यह गैर मुस्लिमों की फैक्ट्री है, यहां कभी मिलाद, धार्मिक अनुष्ठान नहीं पढ़ा गया, इसलिए सब मिलकर मिलाद करवाओ और कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री बंद रखो। मिलाद पढ़वाया गया और कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री बंद कर दी गई। इसके बाद वहां कोई घटना नहीं हुई। दोस्तों, जो अभी भी मेरे साथ हैं, उन्हें ढेर सारा धन्यवाद। अब हम एक दर्शक द्वारा भेजी गई घटना सुनाने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। भाई, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, वह मेरे मामा के साथ घटी थी। यह हमारे नाना के गांव की एक खौफनाक दास्तान है। यह बहुत साल पहले की बात है। मेरे मामा एक बहुत ही निडर इंसान थे। जो कहते थे वो करके दिखाते थे। एक दिन रात के समय वो बाजार से हिल्सा मछली
इलीश मछली खरीद कर लौट रहे थे। गांव के बाजार से ननिहाल, मां का मायका, तक का रास्ता लगभग 45 मिनट का था। रास्ते में चारों तरफ धान के खेत थे, बांस का झुरमुट था और बीच में एक छोटी नदी, खाल, थी। रात में यह रास्ता और भी डरावना लगता था। उस रात चारों ओर सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। मामा धीरे धीरे धान के खेत के किनारे से चल रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। किसी के पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की सरसराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होना चाहिए था। शायद कोई जानवर होगा, यह सोचकर मामा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पैरों की आवाज अब भी आ रही थी। मामा तेजी से आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो तेज चलते, आवाज भी तेज होती जाती। अब बांस के झुरमुट के पास पहुंचते ही अचानक पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। तू एक काम कर, मछली लेकर आगे तो जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि तू हमें मछली का सिर दे दे। हम चाहते तो पूरी मछली ले सकते थे, लेकिन हमने सोचा आधा तू रख ले, आधा हमें दे दे। ये कैसी अजीब बात है। और ये लड़की कौन है? उन्होंने धीरे से पीछे देखा। सिर्फ अंधेरा और बांस के झाड़, लेकिन लड़की की आवाज अब भी आ रही थी। मामा बहुत बहादुर थे। उन्होंने गुस्से में कहा, नहीं, यह मछली मैंने खरीदी है, मैं इसे खुद खाऊंगा। तुम लोग दूर चले जाओ। और वो तेजी से चलने लगे। लेकिन कुछ कदम ही चले थे कि पीछे से वही आवाज फिर आई। तू क्यों नहीं मान रहा? आधी मछली हमें दे दे। अब मामा गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे नाना एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। वो जिन्न भूत को वश में कर सकते थे। मुझे कोई डर नहीं लगता। और वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो बांस के झुरमुट के बीच पहुंचे, अचानक किसी अदृश्य ताकत ने मामा को जमीन से उठा लिया। वो हवा में लटक रहे थे। उन्होंने देखा कई काले साए उनके चारों ओर घूम रहे थे। तू जानता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। अब हम तुझे मजा चखाएंगे। फिर अचानक मामा को जोर से जमीन पर पटका गया। वो दर्द से चीख पड़े, लेकिन फिर से उन्हें हवा में उठाकर दूर फेंका गया। ऐसा 3-4 बार हुआ, लेकिन उन्होंने अब भी मछली नहीं छोड़ी। अचानक उनकी गर्दन पर किसी ने ठंडी बर्फ जैसी हथेली रख दी और अगले ही पल वो सीधे नदी के पानी में जा गिरे। 4 दिन तक मामा बेहोश रहे। गांव वालों ने उन्हें कीचड़ से निकाला। घर लाने के बाद सबने पूछा, तूने मछली क्यों नहीं दी? तेरी जिद तुझे मार सकती थी। मामा कांपते हुए बोले, मैं जिंदा हूं, यही बहुत है। वो मुझे मार सकते थे। गांव वालों का कहना था कि इस रास्ते में कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं। परिवार वालों ने बताया कि हम पूरी रात तुम्हें ढूंढते रहे, लेकिन सुबह जब गांव के लोग खेत में काम करने निकले तो उन्होंने तुम्हें बेहोश हालत में कीचड़ में पड़ा पाया। तुम्हें घसीटते हुए घर लाया गया। उसके बाद मामा ने धीरे से कहा, आपको कैसे पता चला कि मैंने उस बाबा को इलीश मछली नहीं दी? मैंने कहा, जब तुम्हें लेकर आए तभी मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ हुआ है। मैंने तुम्हारी अम्मी से पूछा, क्या सच में तुम इलीश मछली लेने गए थे? और वैसे भी उस इलाके से इलीश मछली लाना यह कोई मामूली बात नहीं थी। फिर मैंने मामा की ओर देखा और कहा, मैंने दूसरी तरह से अंदाजा लगाया कि क्या सच में तुम मछली लेने गए थे या कोई और मछली मांग रहा था। वो तुमसे आधी मछली मांग रहे थे, लेकिन तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया। अगर तुमने आधी दे दी होती। मामा ने अब सुकून से कहा, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, उनके साथ किसी तरह का व्यवहार नहीं किया। मैंने जवाब दिया, मैं क्या करता? उन्होंने तो पहले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन तुमने गुस्सा दिखाया। शुरू में तो उन्होंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया?
मामा चुप हो गए और नाना ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। जब मामा ठीक हुए तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, लेकिन उनकी पीठ के एक हिस्से में गंभीर चोट लग चुकी थी। डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन उस समय की मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थीं। कुछ हद तक ठीक हो गए, लेकिन वो पूरी तरह सीधा होकर बैठ नहीं सकते थे। लेटने में भी दिक्कत होती थी। बाईं ओर तो बिल्कुल भी नहीं सो सकते थे। यह परेशानी जीवन भर बनी रही। मुझे नहीं पता यह घटना कितनी डरावनी है, लेकिन हमारे परिवार में इससे भी अजीब घटनाएं घटी हैं। हमारा परिवार ऐसे कई अनुभवों से गुजरा है। मैं खुलना में था, वहां भी ऐसी घटनाएं हुई। मैं आशुगंज में भी रहा हूं, वहां भी ऐसी चीजें हुई। आप यकीन करेंगे या नहीं ये नहीं जानता, लेकिन यह सच है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अगर इस कहानी में कोई गलती हुई हो तो माफ करिएगा। आज के एपिसोड में कितना मजा आया ये आप लोग बताएंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको जरा भी पसंद आया तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे और भी दिलचस्प घटनाएं आने वाली हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।